महिला जज को होता है एक मुजरिम से प्यार, और प्यार भी ऐसा कि शादी कर लेते हैं दोनों। आइए जानते हैं ऐसी क्या वजह रही कि जज ने एक मुजरिम से प्यार किया जो कि पेशे से एक टीचर था। दरअसल उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसने महिला होने के सारे फायदे उठाए, लेकिन महिला होने के सारे फर्ज नहीं निभाए थे। उसी का मुकदमा चल रहा था कोर्ट में। तो जानते हैं इस सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है और एक महिला जज आई हैं जिनके सामने ये पहली बार सुनवाई हो रही है, पहली बार ये केस आया है। और वो जो महिला जज हैं वो अपने फैसले के लिए जानी जाती थी। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और सटीक तरीके से अपना फैसला लेती थी। उसका जो भी फैसला रहता था वो बहुत ही अच्छा माना जाता था, यानी कि वो न्याय के हक में फैसला लिया करती थी। जब वहाँ पर उन दोनों की फाइल्स को पढ़ा जाता है, दोनों की दलीलें सुनी जाती हैं, तो पहले तो जो महिला जज है, वो लड़का जो था उसका नाम होता है घनश्याम। घनश्याम से पूछती है, सुनाइए, आप तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो, आप बहुत बुरे इंसान हो, आपने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया, आपने अपनी पत्नी पर अत्याचार किए, आखिर कैसे इंसान हो जो आपने इतने सारे अत्याचार उसके साथ किए और उसको रहने नहीं दिया घर में, उसके रिश्तेदार जब आते उनकी तुम इज्जत नहीं किया करते थे, कभी भी उसे सुख सुविधाएं नहीं दी, जबकि तुम एक सरकारी टीचर हो। ये सारी बातें जज साहिबा उनसे कहती हैं। तभी धन घनश्याम कहता है कि मैडम, ये सारे आरोप गलत हैं। तभी जज साहिबा कहती है, ऐसे तो सभी कहते हैं, चलो केस को आगे पढ़ते हैं। उन दोनों की फाइल जज साहिबा के पास रखी हुई थी। उसी में से पढ़कर स्टडी करके वो उससे बोल रही थी, क्योंकि उसमें जो आरोप लगाए गए थे उन सभी में यही लिखा गया था कि ये बहुत बुरा व्यक्ति है। इसके जो परिवार वाले आते हैं लड़की के, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे खर्चा नहीं देता, उसे बात-बात पर पीटता है और इतना मारता है कि इसका दायाँ हाथ भी तोड़ दिया था। यानी कि ऐसे-ऐसे आरोप उसमें लगे हुए थे जिनको जज साहिबा पढ़ती है। अब दूसरी तरफ वो लड़की की फाइल पढ़ती है, लड़की का नाम होता है पूजा, और पूजा से कहती है, पूजा, तुमने इतना टॉर्चर सहा, शादी के 2 साल तुम रही और 7 साल तुम्हें तलाक लेने के लिए हो गए हैं, करीबन तुम्हें 9 साल हो गए। तुम कैसे अपने पति से दूर रह रही हो? पूरे 7 साल तुम्हें गुज़र चुके हैं और जब तुम इससे इतना प्यार करती हो और ये तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो तुमने 2 साल कैसे गुज़ारे? और इसमें लिखा हुआ है कि इसने तुम्हारा हाथ भी तोड़ दिया था। चलो बताओ, मुझे तुम्हारा हाथ इसने कौन-सा तोड़ा था? तभी वो कहती है, मैडम, मेरा ये वाला हाथ तोड़ा था। तो वो जैसे ही अपने उल्टे हाथ पर हाथ रखती है, तो वो कहती है, लेकिन इसमें तो दायाँ हाथ लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तुम भूल गई होगी। तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया होगा कि तुम्हें यही एहसास नहीं है कि तुम्हारा कौन-सा हाथ टूटा था। तभी वो उससे एक और सवाल करती है, कहती हैं, कौन से हॉस्पिटल में तुम अपना ट्रीटमेंट कराने गई थी? तभी पूजा कहती है, मुझे याद नहीं है मैं कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गई थी। जैसे-जैसे जज साहिबा उस लड़की से सवाल करती है, तो वो हर सवाल का जवाब गलत ही दे पाती है, क्योंकि सारे जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो उस लड़के पर झूठे लगाए गए थे। लेकिन जो उसका वो है वकील, वो कहता है कि सारे इल्ज़ाम सही हैं, ये बहुत ही मासूम है, बहुत ही मासूम लड़की है और ये जो लड़का है ये बहुत ही बुरे किस्म का इंसान है, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसने मेरी मौक्किल को बहुत परेशान किया था, बहुत ही दुःख दर्द दिए हैं। जज साहिबा तो कई फैसले ऐसे ले चुकी थी, 4-5 साल का उनका एक्सपीरियंस था, तो वो समझ रही थी कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन कोर्ट में ये सारी दलीलें सुनी जाती हैं। फिर दोबारा से घनश्याम की बारी आती है और घनश्याम से फिर से जज साहिबा सवाल करती हैं कि तुम्हारी भी इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा इन्होंने पैर तोड़ दिया था, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें मारा था। तभी वो कहता है, हाँ मैडम, इन्होंने मेरा सीधा पैर तोड़ा था और ये जब मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी बाप-बेटे आते हैं और आने के बाद ही मुझसे पहले बात करते हैं, उसके बाद मुझे खींचकर ज़मीन पर गिराते हैं और लात-घूँसों से मुझे इतना मारते हैं कि मेरा पैर टूट जाता है। एक रॉड की मदद से ये मेरे पैर में कई बार वार करते हैं, जिससे मेरा पैर टूट जाता है और उसके बाद
मैं गुप्ता नर्सिंग होम में गया था, वहां पर मेरे पैर का इलाज हुआ और उसके बाद मेरी माँ ने एक छोटे बच्चे की तरह मेरी सेवा की थी, मेरे पैर को ठीक करवाया, मेरा बार-बार पट्टियाँ करना या सब कुछ देखभाल, खाने-पीने के लिए देना, क्योंकि मैं तो उठ भी नहीं सकता था खाट में से। ये सारी बातें जब जज साहिबा सुनती है, तो कहीं न कहीं जज साहिबा का जो रुख है, वो घनश्याम की तरफ होने लगता है, क्योंकि जो घनश्याम था, वो एक सरकारी टीचर था और वो जो भी बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। दरअसल ये जो लड़की थी पूजा, इसने सरकारी पैंतरे सारे आजमाए और जो महिला के अधिकार होते हैं, उन सभी को इस्तेमाल किया, लेकिन इसने पत्नी धर्म कहीं भी नहीं निभाया। जब घनश्याम से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि जो भी इसके रिश्तेदार आते थे, वो सभी लड़के लोग आदा आया करते थे। कोई इसके मामा का लड़का होता, कोई इसके चाचा का लड़का होता, तो किसी की मोबाइल की दुकान होती। यही सिलसिला चलता, इनकी मैं क्या खातिरदारी करूँ? मैं भी समझदार हूँ, 27-28 साल मेरी उम्र है, इतना तो मुझे भी अंदाज़ा है, कौन रिश्तेदार है और कौन बाहर का व्यक्ति है। वो कहता है कि मैम, इसे सब लोग पसंद हैं सिवाय मेरे। सबके साथ ये घूमने के लिए जाती है और मैं जब घर में कोई भी बात कहता तो मेरी कोई भी बात ये नहीं सुनती। बार-बार घर में कलेश, झगड़े, लड़ाई करती। मेरे बूढ़े माँ-बाप हैं, उनको भी ये खाना तक नहीं देती थी। इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। जज साहिबा दोनों की तरफ से सुनती है। जब वो इतनी बात बता रहा था तभी जो पूजा है वो कहती है कि अभी तो तुमने क्या सहन किया है, अभी तो आगे-आगे देखते जाओ मैं क्या-क्या सहन करवाती हूँ। अभी तो तुम मुझे मात्र 20,000 रुपए देते हो महीने के, मैं तुम्हारी पूरी सैलरी लूँगी और तलाक के करीबन 20 लाख रुपए की रकम मुझे चाहिए। इतने में ही पूजा का वकील कहता है, मैडम 7-9 साल इसने जीवन के दिए हैं, 20 लाख तो बहुत कम है, ये सरकारी टीचर है, कम से भी कम 50 लाख में ये फैसला होना चाहिए था। मैडम सारी बातें समझ रही थी, जज साहिबा बहुत ही गहनता से इन बातों को सुन रही थी और समझ रही थी। वो सब कुछ समझ जाती है। तभी जज साहिबा कहती हैं कि आज से 15 दिन बाद इस केस की फाइनल डेट होगी और आपको 10 लाख रुपए पूजा जी को देने हैं और आपका ये केस फाइनल हो जाएगा। इस बात पर पूजा तो खुश हो जाती है, लेकिन घनश्याम की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। कहता है, मैम 7 साल से इसने मुकदमा चला रखा है, हर महीने ये 20,000 रुपए लेती है। मेरे पास कुछ रुपए बचते हैं जिनसे मैं घर भी चलाता हूँ, मेरे बूढ़े माँ-बाप हैं और ये कोर्ट के भी मैं चक्कर लगाता हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे मैं इसको 10 लाख रुपए दे सकूँ। लेकिन जज साहिबा अपना ऑर्डर सुना देती हैं और कहती हैं, हमें नहीं पता, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इसे समझा के प्यार से अपने घर ले जाएँ, अच्छे से रखें, या फिर आप इन्हें 10 लाख रुपए देकर ये केस को खत्म करें। इतनी बात कहकर कोर्ट फारिग हो जाता है, सब अपने-अपने घर चले जाते हैं। अब घनश्याम को चिंता सताने लगती है। दूसरे-तीसरे दिन ही उसकी माताजी की तबीयत खराब होती है। उन्हें लेकर वहाँ के एक हॉस्पिटल में वो जाता है, तो वहाँ जज साहिबा भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी। तो जैसे ही घनश्याम को देखती हैं, तो वो अपने जो उनके साथ होता है, उनका हेल्पर होते हैं उनके साथ, उनको भेजकर घनश्याम को बुलाती है और पूछती है, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? तभी घनश्याम कहता है कि मैम, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि आपके सामने तो लाखों केस आते हैं, रोज़ के कई केस आते हैं और आपको मैं याद रहा, मेरे बहुत अच्छे नसीब हैं। और वो कहता है कि चलो केस के बारे में कुछ बात कर ली जाए, मन ही मन सोचता है। लेकिन जैसे ही वो कहता है कि मैम, आपको मैंने सारी बातें नहीं बताई, किस तरीके से इसने मुझे परेशान किया है, ये कैसे-कैसे घर में रहती है, मैं इसे वापस नहीं रख सकता और मेरे पास 10 लाख रुपए भी नहीं हैं। आखिर कैसे मैं इसे अपने पास ले जाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जज साहिबा कहती हैं, कैसे भी करो तुम्हें इसे 10 लाख तो देने होंगे और कोर्ट की बातें कोर्ट में ही रहें तो अच्छा है, और यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही वो दोनों बातें करते हैं और सारी बातों को जज साहिबा सुनती है, तो वो कहती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप इसे 10 लाख दीजिए और इससे दूर हो जाइए। तभी वो बताता है कि मैम, वो मुझे बात-बात पर धमकाती है और बात-बात पर मुझे टॉर्चर करती है। जब मैं कोर्ट से बाहर निकला था, तब भी उसने मुझे कई लड़कों के साथ धमकवाया कि या तो तुम मुझे पैसे दो
नहीं तो देख लेना तुम्हारा क्या हश्र होगा। जज साहिबा भी उसे बताती हैं कि उस दौरान जब मैं कोर्ट से निकली थी गाड़ी में से, मैंने सारी बातें सुनी थी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन ये लो तुम मेरा नंबर, और अब कोई भी दिक्कत अगर आए तो मुझे फ़ोन कर देना। वहाँ पर घनश्याम उनका नंबर ले लेता है और दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं। अब 15 दिन बाद कोर्ट में वो घनश्याम आता है और 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लाकर उसको थमा देता है, चेक देता है। जज साहिबा इस फैसले को फ्री कर देती हैं, तलाक दोनों का हो जाता है। अब घनश्याम अपने घर चला जाता है, काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसने इधर-उधर से पैसे लेकर दिए थे, लेकिन जो उसे करना था, जो कोर्ट ने बोल दिया वो तो करना ही था। 1 महीना हो जाता है, 1 महीने बाद जज साहिबा का फ़ोन आता है घनश्याम के पास। घनश्याम फ़ोन को देखकर हैरान हो जाता है कि जज साहिबा का फ़ोन, वो भी 1 महीने बाद। तो वो फ़ोन उठाता है, पूछता है, "हेलो मैम, कैसे हो?" तो वो कहती है, "मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अब सब ठीक-ठाक है?" तो वो कहता है, "बिल्कुल सब कुछ ठीक-ठाक है।" तभी वो कहती है, "कहीं अपनी शादी-वादी करो, तुम अच्छे खासे कमाते हो, अच्छा परिवार है तुम्हारा, इज़्ज़तदार घर है, अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो।" तभी वो लड़का कहता है घनश्याम कि मैम, कहाँ मेरे लिए रिश्ते होंगे? एक तो मुझे छोड़कर चली गई, अब कौन मुझे अपनाएगा? मुश्किल है पर देखते हैं, अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। तो ऐसे ही बात होकर उनका फ़ोन कट जाता है। दूसरे दिन फिर से जज साहिबा का फ़ोन आता है और कहती हैं कि तुम्हें एक लड़की का फ़ोन आएगा, तुम उससे बात करना शादी की। अब इस बात को सुनकर घनश्याम कहता है कि ठीक है मैम, और वो एक्साइटेड हो जाता है कि किसी लड़की का फ़ोन आएगा। सारा दिन वेट करता है लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं आता है। शाम को करीबन 10 बजे जज साहिबा का फ़ोन आता है, कहती हैं, "कोई लड़की का फ़ोन आया?" तभी वो कहता है, "नहीं मैम, अभी तो कोई भी फ़ोन नहीं आया।" रात हो जाती है, ऐसी 2-3 बातें वो करते हैं। दूसरा दिन होता है, फिर से जज साहिबा का फ़ोन आता है कि किसी लड़की का फ़ोन आया, तो वो फिर से कहता है, "नहीं मैम, किसी भी लड़की का फ़ोन नहीं आया, बस मेरे कोई रिश्तेदार हैं, जिनका फ़ोन आया था।" अब वो जज साहिबा मुस्कुराने लगती हैं और हँसती हैं और कहती हैं, "अरे! तुम तो इतने बेवकूफ़ हो, मैं भी तो एक लड़की हूँ।" तभी वो कहता है कि मैम, आप कहाँ मजिस्ट्रेट और मैं कहाँ एक मामूली सा टीचर। हमारा तो कहीं भी, हम एक दूसरे के, मैं तो आपके सामने स्टैंड भी नहीं करता, हमारा तो कहीं मेल भी नहीं है। तभी जज साहिबा कहती है कि मेल भगवान बनाता है, और जो तुम्हारे साथ हुआ वैसा बहुत लोगों के साथ होता है। मुश्किल से मुश्किल 1-2% लोग ऐसे धोखों से बचते हैं, बाकी सबके साथ ऐसा धोखा हो रहा है। तभी घनश्याम कहता है कि मैम, आप तो इन सब से बची हुई हैं, तो आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं? तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं कहाँ बची हुई हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो एक लड़का मुझसे डॉक्टर बनकर मिला था, और मिलने के बाद उसने मुझसे प्यार की बातें की, शादी करने का वादा किया। लेकिन जैसे ही मेरा और उसकी दोस्ती ज़्यादा फ्रेंडली होती है, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब मैंने उसे रोका, तो उसने मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी और कहा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं सबको बता दूँगा। फिर मैंने समझदारी से काम लिया और पुलिस का सहारा लेकर उससे पीछा छुड़ाया। ऐसा बहुत लोगों के साथ टकराते हैं ऐसे लोग, ज़्यादातर लोग धोखेबाज भरे हुए हैं। बस हमें ज़रूरत है फूँक-फूँक कर कदम रखने की, हमें एक अच्छा इंसान लाइफ पार्टनर में मिल जाता है, तो हमारा जीवन बड़ा ही आसान हो जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों की बाकायदा बहुत अच्छे से शादी होती है और बहुत ही प्यार से आज वो लोग रह रहे हैं। ये थी कहानी घनश्याम की, जो कि एक टीचर था, जिसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसको वो सहन नहीं कर पाता है, और फिर उसे जज साहिबा का प्यार मिलता है। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।